गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आर्टिकल 19 देखेंगे, आजादी। और दोस्तों, आजादी का विचार इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछोगे कि हमारे फंडामेंटल राइट में भी कौन से सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, सारे फंडामेंटल राइट एक जैसे नहीं है। फंडामेंटल में भी फंडामेंटल है अनुच्छेद 14, 19 और 32। यह थोड़ा ध्यान देने की है। इसे फंडामेंटल राइट पढ़ने में अब देखो एग्जाम में सवाल 14, 19 या 32 से आता है। यहाँ थोड़ा हम ज्यादा समय देंगे, बाकी थोड़ा कम समय देंगे। तो और खास बात है प्यारे बच्चों, आजादी की कल्पना तो उतनी पुरानी है जिस दिन आप पहले दिन स्कूल से बैग लेके भागे थे। कई बार जितने हमारे बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते कि स्कूल में हमारा मन क्यों नहीं लगता। बाद में हमें पता चला यार तो हमारी आजादी की पूरी कल्पना है। बंधनों में दोस्तों हम जीना नहीं चाहते। मानव होने का तो मतलब यही है। रूसो एक बड़ा फिलोसफर था। उसने कहा था मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन शेम। यानी आदमी दोस्त स्वतंत्र पैदा हुआ है। आप भी स्वतंत्र ही पैदा हुए, हम भी स्वतंत्र पैदा हुए। ऐसा था कई बार जंजीरों में जकड़ गए, बंधनों में जकड़ गए। अब देखो कि एक बार तो पीटी में सवाल आया था, प्रारंभिक परीक्षा में सवाल आया था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो हमेशा टिक करना बंधनों का भाव। और दोस्तों स्वतंत्रता की आकांक्षा ये क्या बताए, स्वतंत्रता की कहानी बंधनों का भाव। बंधन नहीं, बाधा नहीं, हस्तक्षेप नहीं। और कई बार जब आप ये कहते हो कि मुझे छोड़ दो अकेले, कोई हमारे जीवन में हस्तक्षेप न करे, मैं देख लूंगा, तो सच मानिए आप आजादी के लिए ही संघर्ष कर रहे हो दोस्तों। और आजादी के लिए संघर्ष फ्रांसीसी क्रांति में हुआ, अमेरिकी क्रांति में हुआ। इसलिए आप याद रखो, संविधान को विचार देखो, सिद्धांत देखो। संविधान नहीं दोस्तों का आंदोलन है। ये संविधान नहीं, क्रांति है। अरे प्यारे बच्चों, इसी आजादी के लिए फ्रांसीसी क्रांति हो गई, इसी आजादी के लिए अमेरिकी क्रांति हो गई, और इसी आजादी के लिए गौरवमयी क्रांति हुई, और इसी आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई ली। लेकिन जब बंधन का भाव, तो आप कहोगे सर आजादी अगर बंधन का भाव, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान को आर्टिकल के हिसाब से मत देखो। सिद्धांत है, दर्शन है, विचारधारा है। हमारा क्या जबरदस्त संविधान है और कैसे हमसे जुड़ा हुआ है, जरा देख लो। आजादी की जद्दोजहद हमें कितनी ज्यादा है। अब सवाल यह है कि बंधन कहाँ है। जब कहोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक बार ये सवाल आया था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो उत्तर है बंधनों का भाव। तो सवाल है, आप कहोगे अगर स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का भाव, और हम वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात भी करेंगे, लेकिन बच्चों अगर देखें जब स्वतंत्रता का मतलब अगर बंधन का भाव, बंधन कह लो, बाधा कह लो, हस्तक्षेप कह लो, तो सवाल है बंधनों का न होना, बाधा का न होना। अगर ये आजादी है तो प्यारे बच्चों ये बताओ, आपके जीवन में बाधा डाल कौन रहा है, हस्तक्षेप कर कौन रहा है। कई बार अब देखोगे हमारे जीवन में बंधन कौन लगा रहा है, बाधा कौन लगा रहा है, पिताजी। इसे कई बार हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, और ये सच में आजादी की लड़ाई है। आप कह रहे हो कि नहीं हम इस व्यक्ति से शादी करेंगे, घर वाले कह रहे हैं मार के भोथरा बना देंगे, मेरी मर्जी के बिना शादी करोगे। और दोस्तों इंडिया में तो यह हाल है कि दूल्हा तो बेचारा बाराती के रूप में जाता है। दूल्हा तो बाराती के रूप में जाता है क्योंकि हमारे पिताजी ही बाराती हो जाते हैं, हमारे पिताजी दूल्हा बन जाते हैं, वही सब तय करेंगे। अरे प्यारे बच्चों ये बताओ, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ हूँ, मेरे मन मस्तिष्क पर मेरा नियंत्रण है, तो मैं टैटू बना लूं, किसी और का क्या जाता है, आजादी। यार मैं टैटू बना लूं, मैं विवाह करूं न विवाह न करूं। कई बार लोग सलमान खान से पूछते हैं शादी क्यों नहीं किया। अरे क्या है बार बार पूछते हो यार। मेरे दोस्तों ये तो स्वतंत्रता प्रेमी लोग हैं जो बंधन में बंधे ही नहीं। क्योंकि जैसे बच्चा 18 साल का हुआ, पिता ने दबाव डालना शुरू कर दिया, शादी कर लो, शादी कर लो। यही तो बंधन है। उसके बाद दोस्तों बंधन है समाज का। समाज भी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं। ओ मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो बंधन ही स्थापित करते हैं। आप कुछ भी काम करो, कहेंगे भाई यही तो हमारी परंपरा खिलाफ है, धर्म खिलाफ है। लो,
अब कहीं अब सोचो कि अंतर धार्मिक विवाह कर लें, लोग पूरी पहरेदारी करने लगेंगे। अरे प्यारे बच्चों, अगर मन आपका हुआ कि वैलेंटाइन डे पर किसी को गिफ्ट दें, इससे आपको ये कौन सी बात हुई? इसीलिए आजकल तो कई लोग कह रहे हैं भैया पुरुष पुरुष से शादी करेगा, महिला महिला शादी करेगी। अब घर के ताऊ को बता दीजिए, अपने पिताजी को बता दीजिए कि ऐसा ही हो रहा है, लठ लेके दौड़ा लेंगे। बाधा है दोस्तों। इसलिए हमारे पूरे जीवन में आजादी का ही संघर्ष चल रहा है, रूप उसके अलग अलग है। हमने सोचा था दोस्तों कि आप कहोगे सर वो इसका मतलब अंग्रेजों के जाने से आजादी खत्म नहीं हुई क्या? मतलब अंग्रेजों के जाने के बाद भी आजादी नहीं मिली? वो दोस्तों हमने सोचा तो यही था, अंग्रेज चले गए आजादी मिल जाएगी, लेकिन अंग्रेज चले गए, ये देखो ताऊ बैठा हुआ है। अंग्रेज चले गए, परंपरा बैठी है, इसलिए मर मर के जी लिया, अब तो जीने तो आजादी। यार कमाल की बात है, एक ही जीवन मिला, उसी में लोग कहते हैं। तो दोस्तों हम क्या बताएं, जब हमने कभी देवदास फिल्म देखी, तो देवदास फिल्म में शाहरुख खान यही तो कहता है, कोई कह रहा है कि पारो छोड़ दो, कोई कह रहा है घर छोड़ दो, कोई कह रहा है शराब छोड़ दो। अब जो देखो वही हमें बताने लगता है कि ऐसा करो, ये कप ये पहनो, ये मत पहनो। इसलिए आपने अभी देखा होगा ईरान में संघर्ष शुरू हुआ, महिला ने कहा ना भाई हम स्कार्फ नहीं पहनेंगे। अरे दोस्तों हमारा शरीर है, हमारा सर है, तो और कौन बताए कपड़ा कैसे पहने? ये सच सच मानो, जो मर्जी आए पहन लो। लेकिन आप कहोगे कि फिर बंधन कौन लगाता है? तो बंधन का मतलब बंधन कौन लगाता है? सरकार भी बंधन लगाती है। हाँ, तानाशाही सरकार भी बंधन होती है। तो आप कहोगे सर ये बताओ, आजादी का मतलब सरकार न रहना है क्या? नहीं प्यारे बच्चों, आजादी बिना विधि के नहीं रहेगी, आप याद रखना। तो जब कहते हैं आजादी बंधनों का भाव है, यानी सरकार का जरूर से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तानाशाही सरकार आजादी में समस्या है, सरकार समस्या नहीं है। क्योंकि आप याद रखो, सरकार नहीं रहेगी तो विधि नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी पुलिस नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी तो न्यायपालिका नहीं रहेगी। और बिना पुलिस के आप सोचोगे कि सर ये जो कांस्टेबल रास्ते में आ जाते हैं, हमारा लाइसेंस चेक कर लेते हैं, ये गड़बड़ बात है। अब आजादी है, बिना हेलमेट के बाइक चलाऊंगा? नहीं। आजादी का मतलब है बंधनों की समाप्ति, विधि की समाप्ति नहीं। ये हमें याद रखना। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? बंधन नहीं रहेगी, सीमाएं नहीं रहेंगी। लेकिन इसकी जो परिवार पैदा करता है, परंपरा पैदा करती है, तानाशाही सरकार पैदा करती है। इसलिए आप देखोगे आजादी चीन में नहीं मिलेगी, नॉर्थ कोरिया में नहीं मिलेगी, लेकिन भारत में आजादी मिलती है, अमेरिका में आजादी मिलती है, कुछ सरकारें हैं। दोस्तों जंगल में कोई आजादी नहीं होती, जंगल का कोई कानून नहीं है, जंगल में आजादी थोड़ी मिलेगी। इसलिए बच्चों याद रखना कि स्वतंत्रता मतलब है बिना विधि के स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। विधि यानी कानून, विधि कह लो कानून कह लो, तो विधि कानून के अंतर्गत ही स्वतंत्रता मिलेगी। क्योंकि आप कहोगे हम विधि को ही नहीं मानेंगे, फिर तो ठीक वैसा होगा कि बिल्कुल जैसे जंगल में होता है, जो मर्जी वही किया जा रहा है। तो दो बातें स्पष्ट हो गई कि स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव, विधि का अभाव नहीं। और बंधन समाज भी लगाता है, सरकार भी लगाती है, इसलिए हमेशा लड़ाई होती रहती है। और दोस्तों ये तो विकल्प ही नहीं है कि हम राज्य हटा ले, सरकार हटा ले, फिर तो पता चला कि जहां नियम नहीं कानून नहीं, तो वहां पता चला जब हर आदमी बिना नियंत्रण के बाइक चलाएगा तो एक आदमी दूसरे को ठोकेगा, फिर जीवन ही खतरे में आ जाएगा। तो ये बात आजादी की है। और हमारे संविधान में कल से ही मैंने शुरुआत किया था कि संविधान में सबसे बड़ी आजादी क्या है? बोलने की, अभिव्यक्ति की। इसलिए दोस्तों आप जरा सोच के देखो, जिस दिन आप फेसबुक का यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो, ट्विटर का यूज कर रहे हो, आजादी ही तो प्रयोग कर रहे हैं। जब भी हम फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, तो क्या है? आजादी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर ये आजादी है
तो जरा देखो कि फिर इसी बात को कहे कि आजादी है तो आप कहोगे क्या कुछ सिर्फ बोलने की आजादी है, और की भी आजादी है। हमारे यहाँ दोस्तों बोल ले लेकिन और आजादी ना हो तो। अब जरा देखो स्वतंत्रता के अनेक रूप जो आर्टिकल 19 में लिखे गए हैं, तो पहली बात तो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने पहली बात है भाई बोलेंगे। अब दोस्तों याद रखो जब बोलोगे तो किसी के सामने होने चाहिए, अकेले तो बोलोगे नहीं, कोई सम्मेलन होना चाहिए, रामलीला मैदान होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तब तो बोलोगे। इसीलिए कहा गया है बिना सम्मेलन के कहाँ बोलेंगे, अरे लोग होंगे जुटेंगे तब तो बोलेंगे। तो इसके लिए बोलने के लिए जरूरी है, बात रखने के लिए जरूरी है सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। लेकिन अब सम्मेलन कई बार लोग मिलते जुलते हैं, निरंकारियों का सम्मेलन, कुंभ मेले का सम्मेलन, ये फंडामेंटल राइट है। और दिल्ली में तो जब देखो जंतर मंतर पे लोग आ जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, सम्मेलन है। आप सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन आप कहोगे सर ये तो माओवादी भी सम्मेलन करते हैं, माओवादी भी आजकल मिल जाते हैं, तो आप कहोगे सर ये भी फंडामेंटल राइट है। तो नहीं, सम्मेलन होगा लेकिन शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के, बिना वेपन्स के, बिना हथियार यानी बिना तमंचे के, बिना हथियारों के सम्मेलन होगा दोस्तों, हथियार के साथ नहीं। तब कोई तमंचे पर डिस्को करेंगे, ना ना ना, ये सम्मेलन नहीं होगा। इसलिए माओवादियों का सम्मेलन प्रतिबंधित है। नहीं, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए सम्मेलन करो। कोई आपको पॉलिटिक्स में सम्मेलन करना है तो सम्मेलन करो, लेकिन दोस्तों अब सम्मेलन तो कर लिया, लेकिन फिर दोबारा कैसे मिलेंगे, उसके लिए भी तरीका होना चाहिए। भाई एक बार सम्मेलन हो गया फिर दोबारा कैसे करेंगे, तो फिर दोबारा मिलने के लिए फिर ये भी होगा कि समूह और संगठन का निर्माण। और बल्कि इसमें एक बात और जोड़ दी गई है, सहकारी संगठनों का निर्माण, 97th अमेंडमेंट से सहकारी संगठन। अब देखो इसलिए भारत में दोस्तों याद रखो कितनी पार्टीज है, चीन में चले जाओ एक ही पार्टी है, क्योंकि इंडिया में ये फंडामेंटल राइट है। इसलिए अब देखोगे तमाम पार्टी, तमाम छात्रों का संगठन अलग, किसानों का संगठन अलग। अरे दोस्तों लोकतंत्र की बात तो ये है कि रिक्शा चलाने वालों तक का संगठन है, टीचर का संगठन, वकीलों का संगठन, ये सब फंडामेंटल राइट है। और सहकारी संगठन का मतलब है कि मान लीजिए अब गांव में 10 लोग दूध का उत्पादन कर रहे हैं, अभी 10 लोग अलग अलग बाजार में जा रहे हैं बेचने, तो भाई इन्होंने तय किया कि क्यों एक संगठन बना ले, 10 लोग मिलके अपना दूध बेचे। तो जब 10 मिलके बेचेंगे तो जैसे बेचेंगे उससे थोड़ा बार्गेन कर लेंगे, कीमत तय कर लेंगे, एक जगह बेचेंगे तो फायदा हो जाएगा, ये समूह संगठन बना लेंगे। सहकारी संगठन, अमूल जो दूध वगैरह पीते हैं, सहकारी संगठन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई सब लोगों ने मिल लिया, और उन्होंने कहा अगर सब लोग मिल लेंगे तो लोन वगैरह लेने में भी आसानी होगी। एक किसान को लोन कहा बैंक देगा, तो बड़े फायदे हो गए। इसलिए कहा गया समूह संगठन में फंडामेंटल राइट। इसे दोस्तों कहा जाता है आर्टिकल 19 फंडामेंटल में भी फंडामेंटल है। अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा अनुच्छेद कौन सा संविधान का जो निकाल दोगे और भारत देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, एक बात याद रखना बच्चों, चुनाव कराना लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता नहीं है, विशेषता है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी विशेषता है आजादी मिलना। अरे बच्चों ये भी आपको हम बता दें कि चुनाव तो तानाशाही देशों में भी हो जाते हैं, चीन में तो चुनाव हो जाता है, पाकिस्तान में फौजी शासक थे उन्होंने चुनाव करवा लिया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है जहां लोगों को निर्विवाद रूप में बोलने की आजादी है। दोस्तों जब बोला नहीं तो मानव होने का मतलब क्या है, क्योंकि याद रखो स्वतंत्र जब पैदा हुए तभी से सोचने की क्षमता लाए। अरे विचार पैदाइशी हमारे हैं, दुनिया को देखने का नजरिया अलग अलग है। और खास बात देखोगे दोस्तों, जैसी दुनिया आप देखते हो वैसा हालात वो दूसरा आदमी नहीं देखता। इसलिए आजादी का मतलब क्या है,
दूसरे से मतभेद रखना, दूसरे से अलग राय रखना और दूसरे की आलोचना भी करना। अरे आजादी दोस्तों भेड़ के लिए थोड़ी होती है, एक भेड़ जहां चली सब उसी के पीछे में करते हुए चल पड़ी। आजादी मानव के लिए है, क्योंकि हमारी विशेषता है। कई बार हम अपनी ही विशेषता भूल जाते हैं। हमारी विशेषता क्या है? अलग रास्ते पर चलना। और इसे दोस्तों कई कहानियां आप देखो, फिल्में देखो, वो लोग महान बने हैं जिन्होंने हमेशा अलग रास्ते बनाए। और यही तो मानव का मतलब है, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो रे। और इसलिए आप देखो फिल्मों में तो कहा भी गया है कि पूरी 3 इडियट की मूवी आप देखो, इसमें आजादी का संघर्ष तो है। पिता कहता है ये बनो, आज भी हम घर में यही देखते हैं यार, हमें कुछ, हम चाहते हैं कि ये बन जाए। लोग हमारे सब मित्र, अरे रास्ता बड़ा कठिन है ना, उधर न मत जाओ। फिर पिताजी कह देंगे अरे ये ठीक नहीं है, ये कर लो, क्योंकि पिताजी की इच्छा है। कमाल की बात होगी। ये तो आजादी क्या दोस्तों महत्व है, क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने गिफ्ट दिया है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने जो हमें गिफ्ट दिया दोस्तों, उसके बाद तो अब समूह संगठन बनाएंगे। इसलिए अब देख रहे हो, बहन इधर राकेश टिकैत खूब आंदोलन कर रहे थे, यही फंडामेंटल राइट तो है। और हमारे यहाँ तो कई लोग खूब समूह बना लेते हैं, किसी ने आम आदमी पार्टी बना लिया, ये समूह संगठन ही तो है। अब आप देखो, समूह संगठन बनाओगे फिर तो भारत में आना जाना पड़ेगा। भाई समूह संगठन बना लोगे और कहो कि हम नहीं, अपने गांव में ही बैठे रहे, लोगों से संपर्क करोगे, रैली करोगे, आगे आगे तब तो बात बनेगी। इसलिए अगला अधिकार कौन सा है? समूचे भारतीय क्षेत्र में। बात ध्यान रखने की है, समूचे भारतीय क्षेत्र में, यानी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटका में नहीं, न दिल्ली और पुडुचेरी में, समूचे भारतीय क्षेत्र में आबाद आवागम, जहां मर्जी हो वहां जाए, समूचे भारतीय क्षेत्र में। कश्मीर का राहुल भैया अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहे थे, आजादी है, फंडामेंटल राइट है। कोई ये थोड़ी कह सकता है भाई यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, मर्जी हो वहां जाओ, आवागमन का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और दोस्तों जब आवागमन करेंगे तो कोई जगह अच्छी भी लग जाएगी। आवागमन करेंगे तो ऐसा थोड़ी चलते रहेंगे, कहीं रुकेंगे भी तो। अब जब पूरे भारतीय क्षेत्र में आवागमन करेंगे तो हो सकता है भाई कहीं आराम करने की आवश्यकता पड़े, इसीलिए समूचे भारतीय क्षेत्र में समूचे भारतीय क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की आजादी। राइट टू रिसाइड एंड सेटल। समूचे भारतीय क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की आजादी। कमाल की बात है भाई। इसका मतलब निवास करने का मतलब, अब कोई आए पढ़ने कहीं हॉस्टल में चला गया, थोड़े समय के लिए वहां रह रहा है। बसने का मतलब है परमानेंटली सेटल हो जाए, तो हमने फिर वहां बस गए। तो निवास करने बसने की आजादी, तो वहां पे हम बस गए, इसका मतलब है स्थायी रूप में वहां रहना चाहते हैं। निवास तो हमारे कई जगह बदलते रह सकते हैं, बसेंगे तो एक ही जगह, ऐसा थोड़े कि यहाँ पैर फैलाए रखेंगे, वहां हाथ फैलाए रखेंगे। तो राहुल भैया का बसना तो दिल्ली में है, बाकी निवास तो कई जगह है उनका, कई जगह पे यात्रा में रुक गए। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, वो कहीं रुकेंगे बसेंगे तो अरे भाई रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कहीं रुकेंगे तो हवा पानी पियेंगे। इसीलिए आप याद रखो, ई के बाद एफ आता है, लेकिन एफ थोड़ा डिलीट कर दिया गया है। 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज एफ है। एफ दोस्तों फिलहाल नहीं है, एफ तो नहीं है। और 44 में संविधान संशोधन से हटा दिया, तो उसकी कहानी आगे चल के आपको बताएंगे, निदेशक तक तो आएंगे, क्योंकि याद रखिए दोस्तों हम बताएंगे हर चीज, लेकिन हो सकता है कुछ क्रम आगे पीछे रहे। अभी तो इसमें एफ में लिखा गया था कि संपत्ति अर्जित करने और बेचने की आजादी, अर्जित करने और विक्रय की आजादी। तो इसमें कहा गया भाई कोई भी संपत्ति खरीद लो बेच लो, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है और इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978
और वही जनता पार्टी सरकार। ये कहानी क्यों हुई आगे आपको बता देंगे, लेकिन अब हम जी में आए। अच्छा, ये बात ध्यान में रखने की है बच्चों कि हमने तो वैसे तो कैपिटल लेटर का यूज किया है, लेकिन संविधान में हर जगह है स्मॉल, क्योंकि जो मूल संविधान का भाग होता है वो स्मॉल लेटर है। जो संविधान संशोधन जोड़ा गया उसमें आप देखोगे हमेशा कैपिटल लेटर आएगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमेशा संविधान में स्मॉल लेटर वहां यूज किया जाता है। जो मूल भाग है जिसको संविधान संशोधन जोड़ा गया उसमें हम देखते हैं कि वो कैपिटल लेटर से दिखा रहेगा। तो ये है आपका, फिर ये है जी हो गया आपका। तो ई, ए, बी, सी, डी, ई, फिर आपका सम्मेलन की स्वतंत्रता। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने ये बी ही है, सी हमने यहाँ पे लिख दिया, इसे थोड़ा गड़बड़ हो गया। सी ये होगा, फिर डी ये होगा, फिर ई ये होगा और एफ ये होगा। अब बात हो गई। अब जी ये डिलीट कर दिया गया, यानी आज की डेट में इसको हटा दिया गया। अब ये भाग 3 में नहीं रहा, इसलिए संविधान संशोधन किया गया। तो हमें सामान्य बातें लग सकती है, इसका मतलब पूछेंगे सर फंडामेंटल राइट से निकाला भी कुछ जा सकता है, तो इधर तो दिख ही रहा है। संशोधन भी किया जा सकता है, ये फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है, और होता कैसे है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी। और फिर जी में क्या लिखा गया है कि फिर आजीविका यानी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। भाई कहीं से रोटी कपड़ा मकान तभी तो मिलेगा, यानी हम क्या करेंगे, प्रोफेशन व्यवसाय हमारा कुछ हो सकता है, ट्रेड व्यापार कुछ हो सकता है, ऑक्यूपेशन आजीविका हो सकती है, और वाणिज्य या कह लीजिए व्यापार, ट्रेड, ट्रेड को कह लीजिए लेन देन, तो इधर हो जाएगा वाणिज्य बिजनेस। इसका मतलब है प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है, बिजनेस है। और दोस्तों अंतर बड़ा अंतर इतना, इन सब चीजों में बहुत अंतर करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है और मिला जुला भी है। जो हम अपनी पसंद के कारण करते हैं वो क्या होता है, प्रोफेशन। कई बार कहते हैं हमारा, इसका मतलब है हमारा प्रोफेशन है, कई बार और जिसमें हमें विशेषज्ञता है वो हमारा प्रोफेशन है, पसंद कारण करे प्रोफेशन है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पसंद काम नहीं मिलता तो चलते हैं, चलो भाई रोटी कपड़ा मकान भी चलता रहे, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन, भैया रोटी कपड़ा मकान कुछ तो मिलता रहे तो ऑक्यूपेशन करेंगे। बिजनेस जहां पे व्यापार, मतलब वहां लाभ कमाने की प्रवृत्ति रहेगी, और व्यापार में भी लाभ कमाया जाता है जहां लेन देन हो जाए, ऐसा वाणिज्य ट्रेड है। तो ट्रेड का मतलब है कुछ चीन से लिया कुछ चीन को दिया, ट्रेड। बिजनेस में जरूरी थोड़ी है कि हम लेन देन करें ही, हम अपना भी बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट दोस्तों हमें दिए गए हैं, इसलिए जरा सोच के देखो, आर्टिकल 19 में जितने क्लॉजेस हैं उतना किसी फंडामेंटल राइट में नहीं है। और आर्टिकल 19 हमें एक अधिकार नहीं दे रहा, सीरीज ऑफ राइट्स दे रहा है। उसे कहा भी जाता है ये फंडामेंटल है। बच्चों से भूकंप आता है उसका एक एपिसेंटर होता है, जब भूकंप आता है उसका एक केंद्र होता है, वैसे फंडामेंटल राइट का एक सेंटर है, एपिसेंटर है, और वो है आर्टिकल 19। कमाल की बात हो गई, आर्टिकल 19 फंडामेंटल के एपिसेंटर है। लेकिन अब थोड़ा सी इसी बात को आगे बढ़ाएं दोस्तों। अब आर्टिकल 19 में फिर मामला आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये बताओ, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिली हुई है तो क्या निरपेक्ष रूप में क्या आई? दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता मिल तो गई, लेकिन आप जानते हो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, क्योंकि दोस्तों देखो हम अमेरिका में हम है नहीं, कई बार लोग अमेरिका की तुलना कर लेंगे, कह देंगे ब्रिटेन में ऐसा है। अरे प्यारे बच्चों, ब्रिटेन की परिस्थितियां भी तो अलग है, एक एक से बंगड़ लोग इंडिया में। और जरा सोचो, भारत में एक उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये कह रहा है कि हम भारत से अलग होंगे। कश्मीर आतंकवाद है, और
बच्चों ये आज की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अरे ये प्रॉब्लम जब आजाद हुए तभी से थी। इधर आजाद हुए, नेहरू जी लाल किले पे भाषण दे रहे थे, भाई और बहनों मैं हिंदुस्तान में एक एक व्यक्तियों के एक एक आंसू पोंछ देना चाहता हूँ। नेहरू बात कर रहे थे और नेहरू रोमांटिक भाषण दे रहे थे, और तब तक उधर हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के भाई काला झंडा लेके दौड़ रहे थे। उनसे पूछा गया, अरे भाया क्या हो गया, ये काला झंडा लेके क्यों दौड़ रहे हो? उनका आजादी अभी पूरी नहीं मिली है, अभी हमें संविधान को हटा देना है, देश को बदलना है। लो ये लो, इधर संविधान लिखा जा रहा था, इधर कम्युनिस्ट पार्टी वाले तेलंगाना में जाके आंदोलन कर रहे थे। और दोस्तों हुआ तो ये सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली बात थी। अरे हमारा संविधान लिख रहा था, ओ माय गॉड, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सच मानो क्या प्रॉब्लम थी। अरे जी इधर हम आजाद हो रहे थे, उधर नागा भाई, नागा जनजाति जो नागालैंड में रहते हैं, नागाओं ने कहा भाई भारत आजाद, हम भी आजाद। हम कह रहे सुनो सुनो यार, भारत आजाद हो गए, तुम कैसे आजाद हो गए भैया, तुम तो भारत के भागी हो, तुम आजाद कहां से हो गए? ना ना, हम भारत के भाग कभी नहीं थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे भारत आजाद हुआ, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा बेचैन रहता है, और बेचैनी कारण उसके अलग अलग होते हैं। लेकिन एक बेचैनी कारण वो है कि उसने पता चला हम भी आजाद हो गए, पाकिस्तान का ना भाई अभी हमारी आजादी पूरी नहीं हुई है, हम अधूरे हैं। पाकिस्तान से पूछा गया, अरे भाई तुम्हें ऐसा क्या मिल जाए पूरे हो जाओगे? पाकिस्तान कश्मीर, पाकिस्तान अभी भी कहता है कि काश पाकिस्तान में दो चीज रही होती, कश्मीर और ताजमहल। और ताजमहल तो उखाड़ के लेके भाग नहीं सकता, ये बावरा पर पाकिस्तान का है, जो है उससे सेटिस्फाई नहीं है। कि पता चला कि हमारे पास जो वाहन है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, पड़ोसी घर में ये क्यों रखा हुआ है, पड़ोसी उठा लाओ। तो पाकिस्तान दोस्तों, अभी इधर हमने लाल किले पे झंडा फहराया ही नहीं, पाकिस्तान ने धन्ना के हमला कर दिया। इसीलिए प्यारे बच्चों, जब संविधान में इतनी आजादी हमने दी, फिर तो उत्सव का माहौल था, जश्न का माहौल था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी लोग थे जो इस देश को तोड़ना चाहते थे। अब बताओ दोस्तों, आजादी क्यों है? अरे आजादी इसलिए है, आजादी इसलिए है कोई वैज्ञानिक बन जाए, कोई क्रिकेटर बन जाए, कोई प्रशासक बन जाए, कोई मॉडल बन जाए, इसे तो आजादी है। देखो इसीलिए हमारे यहाँ नोरा फतेही भी आती है एक्टिंग करने, आजादी है तभी तो आती है। अब नोरा फतेही आकर यहाँ कहे कि ना मैं तो उग्रवादी संगठन बनाऊंगी, तो फिर तो परमिशन नहीं देंगे दोस्तों। इसलिए जरा सोच के देखो, आजादी तो हमने इसलिए दी थी कोई कलाम बन जाए, आजादी हमने इसलिए दी थी कि कोई शाहरुख खान बन जाए, कोई अक्षय कुमार बन जाए, जिसको जो मर्जी वो जीवन में काम करे। और आजादी हमें इसलिए दी थी कि आपको मन था ऐसा टैटू बनाकर घूमेंगे तो घूम लो। और दोस्तों हम तो ये भी कहते हैं कि अभी तक जो कपड़ा उपड़ा आपने नहीं पहना होगा ये पहन के देख ही लेना, क्योंकि ये भी जीना कोई जीना है मेरे लल्लू, जब दूसरे के हिसाब से जीना पड़े। आजादी में अपने हिसाब से जियो, जी लो जिंदगी, ये आजादी है दोस्तों। अपने भी शादी में न जाऊं तो मेरी मर्जी, और रात में खड़े होकर छत पे चिल्लाऊं तो मेरी मर्जी, तो आजादी तो मिल गई। और इसे अत्यधिक परिणाम मैंने बार बार बताया, भारत में फिल्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ, आजादी है। कितनी बड़ी गिफ्ट होगा। इसे आजादी हमें क्यों मिली? जैसे फूल खिलता है, हवाएं चलती है, वैसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और सच मानो दोस्तों, राष्ट्र की संपत्ति व्यक्ति ही तो है, व्यक्ति जितना आगे बढ़ेगा देश उतना आगे बढ़ेगा। अरे लोहा कोयला देश को नहीं चलाता, व्यक्ति देश को चलाते हैं। और व्यक्ति कैसे चलाएंगे? हर आदमी में असीमित क्षमताएं हैं, उसको आगे बढ़ाओ, अपने आप देश का विकास हो जाएगा। इसलिए देखोगे अमेरिका इतना अमीर क्यों है। और अब कई बार आप ध्यान दोगे, वहीं सारे बिल गेट्स वहां पैदा हुए, व्हाट्सएप उन लोगों ने बनाया है, ट्विटर उन लोगों ने बनाया है, क्योंकि वो आजाद लोग हैं। ये नहीं परंपराओं में बध गए, प्रथाओं में बध गए, ताऊ के कहने में आ गए। इसलिए दोस्तों हमारे संविधान निर्माता एक बीच का रास्ता अपना रहे थे। अब अमेरिकी संविधान निर्माता देखे, अमेरिका में संविधान लिखा गया, अमेरिका में केवल आजादी लिखी गई, ये नहीं लिखा गया प्रतिबंध होगा। और हमारे यहाँ अमेरिका के संविधान में जो वाक और व्यक्ति लिखा गया, तो वहां ये भी लिख दिया कि किसी में प्रेस की आजादी है,
हमारे संविधान में ये लिखा, प्रेस लिखा नहीं गया, बाद में मान लिया गया कि नहीं, इसी से प्रेस की आजादी आती है। यानी कोई न्यूज चैनल चलाना है, कोई पत्रकार, कोई प्रेस चलाना है, तो प्रेस की आजादी भी इसी से आती है, मान लिया गया, ये बात बन गई। लेकिन अब दोस्तों, अमेरिका के संविधान में लिखा गया स्वतंत्रता, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, सीमा नहीं, अंकुश नहीं, प्रतिबंध नहीं। हमारे यहाँ करना पड़ा क्योंकि हमने कंडीशन बता दिया, और आजादी के बाद भी था, आज भी था, आज भी है। इसलिए दोस्तों देखो, अगर आप कहोगे सर निरपेक्ष रूप में आजादी मिले, ना भाया, ये नहीं हो सकता। इसलिए अब देखो, समय समय पर बोलने पर रिस्ट्रिक्शन लगाते रहते, और अभी तो सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। यानी सरकार को क्षमता है कि कई बार आपकी बोलने की आजादी को प्रतिबंधित करे। कई देखो, सरकार कई बार क्या करती है, कई फेक न्यूज चैनल को प्रतिबंधित कर देती है। क्योंकि आजादी का मतलब क्या हो गया? अब आजादी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हम किसी को गाली दे दें? आजादी का मतलब क्या होगा? हम किसी को चोर कह दें? आजादी का मतलब क्या हो गया? हम किसी पर अनर्गल आरोप लगा दें? और हमारे यहाँ दोस्तों ये तो फैशन बन गया है, हर आदमी अगले आदमी को चोर कहेगा तो यार कमाल की बात है यार, ऐसे नागरिक को तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए बच्चों, और आजादी का ये मतलब नहीं है कि हम समाज में घृणा फैला दें, समाज में दो लोगों को लड़वा दें, सांप्रदायिक दंगे फैला दें। ये आजादी का बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब है, अब आप ये बात देखोगे, क्यों राज्य ने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया। तो फिर आपको बता दें दोस्तों, एक तरफ संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 19 के अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए से लेकर क्लॉज जी तक स्वतंत्रता की बात कर दी, और ये स्वतंत्रता किसको मिली? नागरिक को। ये बात याद रखना दोस्तों। अब आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता विदेशियों को हम नहीं दे सकते, क्योंकि अब जानते हो विदेशी आके हमारे देश के खिलाफ बोल जाए। देख रहे हो विदेशी, पता नहीं भाई यूक्रेन कोई आदमी आ गया यहाँ पे और आपने कह दिया भाई बोलो, स्विट्जरलैंड का आदमी आ गया, पता चला कि हमारे एकता अखंडता खिलाफ बोल गया। तो आजादी का मूल मुद्दा कहाँ आता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, सॉरी नागरिक को स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन जहां नागरिक रहेगा वहां सरकार भी तो रहेगी। और सवाल है, जहां एक नागरिक है उसका पड़ोसी भी है। तो कई बार आप देखोगे कनाडा से कोई महिला हमारे खिलाफ बोल देती है। आपको याद होगा किसानों का आंदोलन चल रहा था और कनाडा से एक लड़की अब भारत के बारे में बोलने लगी। क्या पता उसको भारत के बारे में, 13 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग। इसका मतलब है उसका माध्यम कर लिया कि कई बार भारत विरोधी एजेंडा पूरी दुनिया में चल जाता है। आजकल भारत पावरफुल बन रहा है, प्रभावशाली बन रहा है, तो कई लोग तो आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग तरीके से भारत विरोध पैदा करते हैं। ये तो आजादी नहीं दे सकती, इसलिए हम विदेशियों को नहीं देते ये आजादी। और आजकल कई बार यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर से आजकल कई बार मामला फंस गया है कि भाई भारत में तो नहीं बोलने देंगे, बीबीसी तो पूरी दुनिया में प्रसारित होता है, वो बोल दे तो क्या, कैसे प्रतिबंधित करें। इससे जब आजादी की बात होती है दोस्तों, तो एक तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ राज्य की शक्ति है। क्योंकि ये तो बात तय हो गई कि बिना राज्य की आजादी मिल नहीं सकती। भाई विधि होना होगा, संविधान होगा। राज्य का मतलब विधि है, संविधान है, शासन है। तो अब सवाल है, राज्य को कितनी शक्ति दी जाए? तो क्या राज्य नागरिकों की आजादी को छीन ले? ये विकल्प तो नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने दिया है। बात ध्यान रखने की है कि आजादी संविधान ने दी है, पहला, सरकार ने नहीं। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। आजादी किसी सरकार ने नहीं दी है तो सरकार छीन तो नहीं सकती। लेकिन चूंकि संविधान निर्माता ये कह रहे थे कि राज्य कहाँ सीमा लगा सकता है, संविधान निर्माताओं ने कहा कि स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये संविधान में है, और ये सारे तार्किक प्रतिबंध लिख दिए गए अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 से क्लॉज 6 के बीच। यानी आप याद रखो, संविधान राज्य को ये शक्ति दे रहा है कि भैया थोड़ा स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट करो, खत्म मत करो, दुरुपयोग रोको, समाप्त मत करो। अभी इसलिए अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 से क्लॉज 6 तक लिखा गया है
कि राज्य के द्वारा स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब ये बात याद रखो दोस्तों, तार्किक प्रतिबंध कई बार विवाद का विषय हो सकता है। जैसे आप किसी शादी में गए, आप आजादी है तो आप शादी में जाओगे। अब शादी से होकर आए, वो घर में पहुंचे 2 बजे रात, दरवाजा खटखटाया, ताऊ ने खोला और ताऊ ने तुरंत ठांस दिया, उनका ये समय घर में आने का है, मनमानी हो गए हो। अब बताओ दोस्तों, ये प्रतिबंध तार्किक है या अतार्किक? अभी बड़ा विवाद का विषय हो जाता है। तार्किक प्रतिबंध के मायने एक जैसे नहीं है, वो व्यक्ति के हिसाब से बदलते जाएंगे, परिस्थितियों के हिसाब से बदलते जाएंगे। ये बड़ा विवाद का विषय होता है। इसका मतलब है, प्रतिबंध का मतलब हमारी आजादी पे सीमा तो रहेगी, अंकुश रहेगी। अंकुश लगाए कौन? राज्य। राज्य को ये शक्ति कौन दे रहा है? संविधान। तार्किक क्या है, तार्किक क्या है दोस्तों, ये बड़े विवाद का विषय है। जैसे आप बार बार देखते हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल में केयर टेकर ने कहा सारे बच्चों को 10 बजे रात के पहले हॉस्टल में आ जाना है, हॉस्टल का दरवाजा बंद हो जाएगा। आप कहोगे यार ये तो अतार्किक बात है, मैं रात में 12 बजे लाइब्रेरी से आना चाहता हूँ, दरवाजा बंद कैसे होगा? इसलिए यहाँ पे मतभेद संभव है। यहाँ पे मतभेद हो सकता है कि भैया मैं तो गुजरात के बाद आऊंगा। इसलिए हो सकता है जो एक व्यक्ति के लिए तार्किक हो, अगले के लिए तार्किक न हो। क्योंकि दोस्तों, बूढ़े के लिए तार्किक है, बच्चे के लिए नहीं। क्यों? बूढ़ा कहेगा हाँ हाँ भाई 10 बजे रात के बाद बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहेंगे लो 10 बजे रात के बाद तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और दूसरी बात, जो तार्किक इंडिया में है वो तार्किक अमेरिका में हो जरूरी नहीं है। इंडिया में कहा जा रहा है भैया सेम सेक्स मैरिज की आजादी नहीं है, अमेरिका और हम पहले से है। इसलिए तार्किक क्या है, अतार्किक क्या है, ये अपने आप में बदल जाता है बच्चों। जवान के लिए अलग है, बुढ़ापे के लिए अलग है। यानी सब्जेक्टिव दो चीजें होती हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है जो व्यक्ति व्यक्ति हिसाब से बदल जाए। ए के लिए अलग होगा, बी के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग होगा। आप किसी से पूछो ठंडी लग रही है, इसका उत्तर आत्मनिष्ठ है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो सभी के लिए एक जैसा हो। ये मार्कर ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें तो दिखाने की बात नहीं, आप कहोगे सर मार्कर नहीं ये तलवार है, हम कहेंगे यार देखो मजाक मत करो, ये मार्कर है तलवार नहीं। वो वस्तुनिष्ठ है, यानी जो सबके लिए एक हो वस्तुनिष्ठ है, जो सबके लिए अलग अलग आत्मनिष्ठ है, सब्जेक्टिव। तो जो तार्किक प्रतिबंध है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अब किसी के लिए आप कह दोगे, आपके पेरेंट्स ने कहा सिगरेट पीना जीवन में मना है, आप कहोगे सर ये तो तार्किक है। अब किसी के लिए हो सकता है तार्किक हो, किसी के लिए अतार्किक हो। बाबा रामदेव के पास जाओ, लौकी की जूस पियो, बाबा जी लौकी की जूस पीने का मन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ना ना ये आश्रम में रहना, लौकी की जूस पीना पड़ेगा, कोका कोला मना। अब लोग उनके लिए कोका कोला तार्किक है। हनी सिंह के पास जाओ, वो क्या कहेंगे, लौकी की जूस मना है, उन्हें लौकी की जूस अतार्किक है। तो दोस्तों, तार्किक कहो, संविधान में इसके युक्त युक्त शब्द, रीजनेबल, युक्त युक्त, तार्किक कह लो, लॉजिकल कह लो, वाजिब कह लो, इसे कहा गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल क्या है ये, इसीलिए आप देखो हर मामले में उच्चतम न्यायालय अलग अलग तय करता रहता है। कोई उसका एक मतलब ही नहीं है, रीजनेबल का एक मतलब तो है नहीं, अलग अलग मतलब आ जाता है। अब कहोगे ठीक है सर ये तो बात आ गई कि राज्य प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन ये प्रतिबंध की स्थिति संविधान से दी गई है। और अब जब राज्य प्रतिबंध लगाएगा तो प्रतिबंध के आधार होंगे क्या? तो ये प्रतिबंध के जो आधार है ये भी क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 में दिए गए हैं। और प्रतिबंध के आधार समय समय से बदलते चले गए दोस्तों। अब प्रतिबंध का आधार क्या है, यानी किस आधार पे आपको बोलने से मना किया जा सकता है? पहला, राज्य की सुरक्षा, ये संविधान में लिखा गया है, यानी क्लॉज ये बात है, ये संविधान में लिखा गया है। और आप याद रखो, आप कहोगे सर इसी आधार पे, राज्य की सुरक्षा के आधार पे ही अब संसद विधि बना देगी। इसे आप याद रखो, अगर क्लॉज 2 से लेकर 6 तक आर्टिकल 19 नहीं होता तो संसद कभी विधि नहीं बना पाती, क्योंकि हम संविधान के खिलाफ कभी नहीं आ सकते, ये तो फंडामेंटल राइट है।
हमारी कोई विधि संविधान के खिलाफ नहीं हो सकती। तो अब इसलिए राज्य ने तमाम ऐसी विधियां बना रखी है जो आतंकवाद खत्म करने के लिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वहां पे कहीं न कहीं व्यक्ति की आजादी को सीमित किया गया है। आतंकवाद के संदर्भ में किसी को पकड़ा जा सकता है। आप तो नहीं कहोगे ना ना हमें बोलने की आजादी है, मैं तो आने जाने का मन कर रहा है मेरा, मना कर दिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा। और दूसरा क्या है राज्य की सुरक्षा? फिर न्यायालय की अवमानना। तो दोस्तों, आप न्यायालय कोई निर्णय दे, आप कहो भाई मैं तो नहीं मानता, ये आजादी में शामिल नहीं। अवमानना का मतलब है न्यायालय ने निर्णय दिया तो न्यायालय ने आदेश दिया तो आप उसको लगाइए। यानी न्यायालय के कंटेम्प्ट का कोर्ट का मतलब है न्यायाधीशों पर अनावश्यक टिप्पणी मत करिए कि न्यायाधीश के व्यक्तिगत आचरण पे आपने सवाल उठा दिया, तो आजादी है तो आचरण पे सवाल उठा देंगे ना, मना है करना। कंटेम्प्ट न्यायाधीश को बेइज्जती मत करिए। तो अवमानना का मतलब है हमने आम भाषा में कहें बेइज्जती कर दिया, लेकिन लिखने में तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो अब न्यायालय की बेइज्जती नहीं कर सकते दोस्तों, अवमानना नहीं कर सकते न्यायाधीशों की, क्योंकि सवाल ये है, आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, आजादी का तो मतलब है कोई परफेक्ट नहीं, तो क्या न्यायाधीश गलत नहीं होंगे क्या? और आजादी का मतलब है मत भिन्नता। दोस्तों, न्यायाधीश भी गलत हो सकते हैं, लेकिन बाद में अपने निर्णय को सुधार लेते हैं। और अगर हर आदमी न्यायाधीश पे सवाल उठाएगा तो आप जानते हो न्यायपालिका में सारे वकील होते हैं, और इसलिए न्यायालय से कभी कोई खुश नहीं होता, क्योंकि जिसके खिलाफ न्यायालय निर्णय देगा, क्योंकि दोस्तों जैसे अंपायर से कोई खुश नहीं होता, अंपायर जब भी उंगली उठाए कहीं रिव्यू लेंगे, आपने गलत आउट कर दिया, कई बार न्यायालय से खुश नहीं होते, तो कहते ना ना हम तो अब खुश नहीं, तो तब तो उनको आलोचना का आधार मिल जाएगा बिला वजह, यार ये तो न्यायाधीश ऐसे हैं, भ्रष्ट है। इसीलिए कहा गया कि आजादी में न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते। और ये भी मानहानि, अब किसी को पता चला गाली दे दिया, किसी को कह दिया वो चोर है, हमारे तो ऐसा खूब हो जाता है, मानहानि कर दिया। आप देख रहे हो ना बेसलेस एलिगेशन, और पॉलिटिकल पार्टी को देखो भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार किया, आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। आम जनता, अब लोकतंत्र में मीडिया से जो ज्यादा लोग कहते हैं, आम जनता मन हाँ यार ऐसा कुछ हुआ होगा, ये मना किया गया है बोलने को। लेकिन आप देखोगे दोस्तों, इसलिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस संविधान का सहारा लेकर लोग बोलते हैं, उसी संविधान ने कहा है नहीं बोलना है यहाँ, फिर भी लोग बोल जाते हैं, और फिर क्या कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने। अरे संविधान कहाँ कहाँ बोलने को मना करते हैं, फिर देख लो दोस्तों। हमारे राजनेता बड़े होशियार होते हैं, सोचते हैं आम जनता तो कुछ जानती नहीं, संविधान का आम जनता क्या पता है। इसलिए बच्चों, संविधान तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अब ये भी हो गया, उसके बाद कहा गया सदाचार और नैतिकता, यानी किसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते? सदाचार खिलाफ, नैतिकता के खिलाफ, यानी मोरालिटी, डिसेंसी। अब दोस्तों, सच में सदाचार नैतिकता का मामला थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। किसी को गाली दे दिया तो पता चल जाता है, कहाँ कोई अश्लील व्यवहार कर रहा है, डिसेंसी। और पता चला कि अब मैं मेट्रो में जा रहा हूं और पता दो लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, हमें लगा यार ये तो डिसेंट नहीं है, इतना सड़ क्यों बैठे हुए हैं, आपस में सब क्या कर रहे हैं। हो सकता है हमें ये बात सदाचार के खिलाफ लगे, लेकिन बच्चों को लगे कि भाई ये तो कौन सी बात है, तो हमारा राइट है। सदाचार वाला मामला दोस्तों, कई बार आप देखोगे फिल्म लोग देखकर कहते हैं भैया ये फिल्म में कैसे कपड़े पहन रखे महिलाओं ने। कई बार तो हमारे यहाँ, कई बार तो ये हो गया, ये गोवा में यार विदेशी आते हैं, ये अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं, ये थोड़ी फ्रीडम है। इसीलिए दोस्तों, कई बार देखो सदाचार और नैतिकता ये बड़ा विवाद का विषय बन, मानहानि, अवमानना, सुरक्षा, ये तो सीधे मामले दिखते। इसे कई बार कहा जाता है, अब देखो दोस्तों नैतिकता क्या है, और शराब का एडवर्टाइजमेंट करना नैतिकता है कि नहीं, विवाद का विषय।
और कई बार तो अभी सचिन तेंदुलकर शराब का विज्ञापन करे न करे, तो नैतिकता बड़ा पर्सनल है, जो हमारे कंसाइंस का विषय है, और वो हर व्यक्ति हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब अक्षय कुमार, शिखर, अब देखो कौन सा पान मसाले का प्रचार करते हैं, भैया अभी ये अनैतिक है, नैतिक है। इसे एक बार एडवर्टीजमेंट में शराब का विज्ञापन आ रहा था, कई लोगों ने न्यायालय में कह दिया, उनका भाई ये कौन सा विज्ञापन आप दे रहे हो, शराब लोगों को पीने को प्रोत्साहित कर रहे हो, ये फंडामेंटल राइट थोड़ी आपका। दोस्तों ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सदाचार, नैतिकता, कई बार फिल्मों पर बैन लगाने के ये आधार बहुत दिए जाते हैं, क्या दिखा रहे हो, ये ठीक नहीं है। और दोस्तों सदाचार, नैतिकता समय के हिसाब से बदलता रहता है। और आपको मैं दिलाऊं, हिंदी फिल्मों को देखो, पहले फिल्में कैसी आती थी, सत्यम शिवम सुंदरम, जय संतोषी मां। अब फिल्में आ गई, फिल्में क्या आ रही, अगर आप बेशरम, नाम ही है बेशरम, डर्टी पिक्चर, आपको अगर राम 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 ये सब क्या आप सुबह सुबह कर रहे हो सर। अरे दोस्तों यही तो समस्या है, सदाचार क्या है, नैतिकता क्या है, ये अपने आप में विवाद का विषय है। इसलिए यहाँ पे विवाद का विषय होता है। लेकिन अब देखो दोस्तों, धीरे धीरे जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, आजादी पर प्रतिबंध इतने थे, थोड़े थोड़े प्रतिबंध और बढ़ाने शुरू हो गए। और प्रतिबंध पहले इतने थे, और उसके बाद क्या हुआ, प्रतिबंध की सूची थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि पहले संविधान संशोधन से, अब आप देखो, पहले संविधान संशोधन लाया गया, और पहले संविधान संशोधन से 2-3 शब्द और जोड़ दिए गए, क्योंकि पहले संविधान संशोधन में एक बड़ा ये आया, इसलिए रमेश थापर का केस था, कि आप जानते हो पहला संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण होता है रमेश थापर वाद, यानी उच्चतम न्यायालय में एक मामला आया, क्योंकि मद्रास सरकार ने प्रेस पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, और मद्रास सरकार ने, भाई संविधान तो कहता है सरकार रिस्ट्रिक्शन करे, तो मद्रास सरकार ने कहा भाई हम प्रेस पे प्रतिबंध लगाएंगे। व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय पहुंच गया, उनका आना हमारा फंडामेंटल राइट है, कैसे आप रोक दोगे। और रमेश थापर केस आया, और उसने मद्रास सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया, इसलिए पहला संविधान संशोधन आया। आपने ध्यान दिया होगा, पहले संविधान संशोधन से 15 में भी जुड़ा, पहले संविधान संशोधन से लिख दिया गया कि अब इसमें जोड़ दिया गया, एफ जोड़ दिया गया, लोक व्यवस्था। अब कह दिया गया भैया लोक व्यवस्था के उल्लंघन पर भी आप बोल नहीं सकते। अब और बात हो गई, पब्लिक ऑर्डर, और दोस्तों विधि व्यवस्था अलग है, लोक व्यवस्था अलग है। अब कहीं डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, तो ये विधि व्यवस्था का मसला है। लोक व्यवस्था मतलब ऐसी समस्या जिससे पूरा समाज प्रभावित हो जाए, सांप्रदायिक दंगा हो जाए, इसके आधार पे भी आजादी रुकेगी। लोक व्यवस्था, दूसरा जोड़ा गया विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध। और फिर ये कहा गया, एक और शब्द जोड़ दिया गया कि अपराध को बढ़ावा देना, इंसाइटिंग एन ऑफेंस, यानी आजादी में ये नहीं होगा भाई अब कह दी कि अपराधियों का प्रोत्साहन करिए, अपराध को बढ़ावा दीजिए, ये 3 रिस्ट्रिक्शन और लगा दिए गए। इसका मतलब दोस्तों धीरे धीरे हमारी आजादी को सीमित किया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मूल संविधान में इतना रिस्ट्रिक्शन था, पहले संविधान संशोधन से आजादी को और सीमित कर दिया गया। अब आप जानते हो आजादी को सीमित क्यों किया गया दोस्तों, परिस्थितियां ऐसी थी। इसलिए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था भी निरपेक्ष आजादी होगी, फिर तो संभव नहीं है। और आप याद रखिए, फिर कहोगे सर अगर हम ये आजादी पे प्रतिबंध राज्य लगाएगा, राज्य मनमानी लगा दे तो, इसलिए तो उच्चतम न्यायालय हम जाते, यही तो फंडामेंटल राज्य के खिलाफ है कि भाई हम जाएंगे कि आपने आजादी, यानी स्वाभाविक रूप में आपने प्रतिबंध लगाने के नाम पे आजादी छीन ली,
यहीं पे तार्किकता का मामला आता है। लेकिन इतना ही नहीं, पहले संविधान संशोधन देखो, और हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में और सब जोड़ दिए गए। प्रतिबंध का दायरा और बढ़ गया और दोस्तों आजादी, थोड़ा सा आजादी का दम घुटने लगा, आजादी की पिटाई होने लगी। अब ये बड़ा विवाद का विषय बन जाता है। तो इतना ही नहीं मामला बना। फिर अब देखो दोस्तों, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, आजादी थोड़ा सीमित किया गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ये सारी बातें लिख दी गई। उसके बाद तो हुआ कि 1962 इंडिया चाइना वॉर हो गया, और इंडिया चाइना वॉर के बाद आप जानते हो कि असम में नागालैंड की परिस्थिति बड़ी खराब थी। उसके बाद तो अब हमारे यहाँ आजादी के नाम पे लोग स्वाभाविक रूप में, इसलिए कहा गया विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, इसके खिलाफ मत बोलिए। हम इजराइल के साथ संबंध अच्छा कर रहे हैं और प्रेस कह रहा है भारत सरकार मूर्खता वाला काम कर रही है, ये आजादी नहीं है। अपराध को बढ़ावा देना, ये आजादी नहीं है। और हुआ क्या कि 1962 में इंडिया चीन वॉर हुआ, और पता चला उसके बाद कई ऐसे संगठन थे जो भारत खिलाफ बोलने लगे। इसलिए 16वां संविधान संशोधन फिर आया, और 16वां संविधान संशोधन आ रहा है 1963 में। 1963 यानी बिल्कुल 1962 के एक साल बाद, इंडिया चाइना वॉर के एक साल बाद। और इंडिया चाइना वॉर में आप जानते हो हमारे यहाँ कोई ऐसे संगठन थे जो कहने लगे कि हम भी अलग हो जाएंगे, हम चीन का साथ दे देंगे, हमें आजादी है इसी बोलने की। इसलिए दोस्तों आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में एक शब्द और जोड़ दिया गया, संप्रभुता के खिलाफ, यानी राज्य की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध कोई भी नहीं बोलेगा। 16वां संविधान संशोधन और आ गया। इसका मतलब है, अब आप कहोगे सर ये बताओ आजादी दब गई, मर गई कि बची? तो लिस्ट थोड़ी लंबी होती चली गई, प्रतिबंध का लिस्ट लंबा होता चला गया। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो फिर हमने कहा कि हम अमेरिका जैसी परिस्थिति कल्पना नहीं कर सकते, और प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया गया कि आजादी को रोका जाए। ध्यान में रखो दोस्तों, प्रतिबंध इसलिए लगाया गया कि हम आजादी के दुरुपयोग को रोके। आप कहोगे ना क्या गारंटी है? तो गारंटी इसलिए है, अगर राज्य आजादी छीनने का प्रयास करे तो हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, फिर अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे, दवाई लेंगे। यही तो फंडामेंटल राइट है, यही तो फंडामेंटल राइट है। इसलिए अब दोस्तों ये आर्टिकल 19 की बात पूरी हो गई। और आप कहोगे कि अच्छा सर आर्टिकल 19 से 26 तक अगर निर्णय है तो और मुद्दे क्या है? अब आपको याद दिला दें, अब थोड़ा सा हम और मुद्दे की बात करेंगे। कैसे? और मुद्दे पर थोड़ा आएंगे कि भाई और आजादी के मतलब क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, फिल्मों की बात क्या है। यहां तक तो अभी हम थोड़ा सा पीटी वाले पार्ट पे चल रहे हैं, फिर अभी मेंस की बात भी कर देंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल आ रहा है, कैसे उसको लिखें। तो प्रेस की स्वतंत्रता फिल्मों पर आने से पहले थोड़ा सा लास्ट वाली पार्ट और आपको बता दें कि आजादी पर हर जगह प्रतिबंध है। जैसे समूह संगठन बनाने पर प्रतिबंध है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से 6 में सारे प्रतिबंध लगभग वही हैं, कुछ कुछ अलग हो जाता है। जैसे आप कहीं निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में नहीं। अब देखो, हम निवास कर सकते हैं, बस जा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह नहीं जहां जनजातीय क्षेत्र है। और दूसरा, अब सवाल है कि हम व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आप कहो सर हम शराब बेचेंगे, ये इजाजत नहीं होगी। इसलिए बिहार सरकार ने, गुजरात ने शराब बैन कर रखा है, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है। आजादी का मतलब अब शराब, यानी इसलिए हर मामले को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी राज्य के द्वारा किसी भी उद्यम को अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। आप कहो सर हम तो भारत में एटॉमिक एनर्जी चलाएंगे, तो सरकार कहेगी ना भैया हम चला रहे हैं, अब छोड़ दो। यानी व्यापार व्यवसाय अब कर सकते हैं, वो जहां पे राज्य मनाही न करे, तो राज्य किसी व्यवसाय व्यापार को नियंत्रित कर सकता है बच्चों, पहली बात। दूसरा, किसी व्यापार व्यवसाय के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित कर सकता है। इसका मतलब है कोई बीए कर कहे मैं एमबीबीएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, नहीं। अरे भाई एमबीबीएस करके डॉक्टर बनो। अब ये नहीं कि संविधान में व्यवसाय की आजादी है तो कुछ भी कर लोगे।
इसलिए हर फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। फंडामेंटल राइट हमारा एब्सोल्यूट नहीं है। इसलिए अब ये बात अलग हो सकती है, प्रोफेशन में क्या आता है ये विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि 2022 में उच्चतम न्यायालय ने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया। क्या वेश्यावृत्ति भी प्रोफेशन है? क्योंकि एक जमाने में यही सवाल हुस्नाबाई नामक एक प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्या थी, उसने प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से सवाल पूछा था, जो प्रयागराज में है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ना भाई, ये बात वेश्यावृत्ति कोई प्रोफेशन थोड़ी होता है, ये तो समाज की समस्या है। लेकिन आप देखो 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें कहा वेश्यावृत्ति भी प्रोफेशन है। तो ऐसे ऐसे निर्णय आते रहते हैं, ये बड़ा लैंडमार्क है। लेकिन कई लोग उच्चतम न्यायालय पहुंच गए, उन्होंने कहा ऐसा है माय लॉर्ड, आप ऐसा काम करो, जो आईआईटी वाले हैं उनको यूपीएससी एग्जाम में जाने से रोको, क्योंकि ये बाकी लोगों का अवसर खराब कर रहे हैं। उच्चतम ने कहा ना भाई, सबको राइट टू, एवरीबडी कैन चूज देयर प्रोफेशन। तो अब इसमें न्यायालय थोड़ी काम करेगा, इसलिए न्यायालय के मामले, विवाद के मामले आते रहते हैं, उसको हल करता रहता है। और ये अलग विषय है कि 2023 में भी अधिक कौशल किशोर का मामला आया था कि 2023 में एक बड़ा, 2023 जनवरी में कौशल किशोर बनाम यूपी सरकार में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आया। कौशल किशोरवाद, अब इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई, जो आम आदमी बोल सकता है वही मंत्री भी बोल सकता है। मंत्री के बोलने पर जरूरत से ज्यादा प्रतिबंध नहीं है। अब आप ऐसा नहीं कहोगे कि मंत्री ने बोल दिया तो उसको फंडामेंटल राइट नहीं था। यानी इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई अब इतना तो बोलने दो भाई, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार कॉमेडी शो होता है तो इस पे लोग उच्चतम न्यायालय पहुंच जाते, कपिल शर्मा ने ऐसा क्यों कह दिया, कमाल की बात है। कई बार तो हमारे यहाँ ऐसा कॉमेडी शो पर लोग आपत्ति उठा देते हैं कि ये बात तो ठीक नहीं थी, ये तो अश्लील बता दिया। अरे भाई, इतना तो अभिव्यक्ति आजादी में हो सकता है, लेकिन फिल्मों पर इन सब में विवाद उठता रहता है। और फिल्म का मामला क्या है, प्रेस का मामला क्या है, इसको हम लिखें कैसे, वो बात हम कल बता देंगे। आर्टिकल 19 से संबंधित बेसिक बातें यही है। तो बाकी कल, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।